नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 का पीआईबी ऑल आउट यानी पूरे एक साल का जितने सारे करंट अफेयर्स के इवेंट हुए पीआईबी में दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रूप से पीआईबी ऑल आउट को देखते हुए चलेंगे। जो इस बुक का एडिटोरिया करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो मार्केट में अवेलेबल है, और साथ साथ आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती आदि एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर्स को इसमें दिया गया है। तो यदि आपने बुक मार्केट से नहीं परचेज किया है तो इसे जाकर परचेज कर सकते हैं, और यह मार्केट में आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। साथ साथ आपको बता दें कि एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। साथ साथ यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल मार्केट में है, तो यहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एडिटोरिया के द्वारा बिहार एसएससी का वन स्टॉप सॉल्यूशन एमसीक्यू बैच लाया गया है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आप थ्योरी बैच, जीत बैच, उसके बाद ये एमसीक्यू बैच, तो दोनों में भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जीत प्लस कर्मचारी दोनों में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए एडिटोरिया का एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से वन डे एग्जाम के सेक्शन में जाने के बाद आपको इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा और यहाँ से इंस्टॉल करके इनरोल कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पीआईबी ऑल आउट, और इसका पहला न्यूज है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यह केंद्रीय संचार मंत्री जानते हैं कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इनके द्वारा शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, आपने कुछ समय पहले ऐसा देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन पे एक साथ ही ऐसे इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम आपके पास आया होगा, तो आपने ऐसा ही एक ट्राई किया गया था। तो केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा शुरू किया गया एक अत्याधुनिक आपदा चेतावनी तकनीक है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फोनों पर एक साथ ही ऐसे आपातकालीन संदेश भेजती है, यानी कि इमरजेंसी अलार्म सिस्टम की तरह है जो वर्क करती है। और यह सचेत प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, जो इंटरनेट या मोबाइल एप्लीकेशन की आवश्यकता के बिना ही सीधे मोबाइल टावरों के जरिए सेकेंडों में लाखों लोगों को सतर्क कर सकती है। और यह स्वदेशी तकनीक दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अधीन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी सी डॉट के द्वारा इसको विकसित की गई। तो किसके द्वारा, तो आपको डॉट यानी कह सकते हैं कि तकनीकी दूरसंचार विभाग के अधीन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी सी डॉट के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मकसद यही किस तरह से आपको लाखों लोग को इमरजेंसी के समय में अलर्ट किस तरह से करें, उसके फोन पे ऐसे इमरजेंसी अलार्म या वैसे मैसेज भेजकर उसको सचेत करना है। उसी तरह से आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो मुख्य रूप से ऐसे भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ऐसे और भी जैसे साइक्लोन्स आदि आते हैं या बाढ़ की चेतावनी देनी होती है, तो इस तरह से ऐसे मैसेज है जो जनता को पहले सचेत कर देती है। आगे बात करें, पट्टा डोरी की बात करें। पट्टा डोरी तो पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने औपचारिक रूप से पट्टा डोरी का अनावरण अभी हाल ही में किया है। ठीक है, पदम डोरी करके है इसका नाम है, पट्टा डोरी या पदम डोरी। ठीक है, पदम डोरी कर लीजिए, पदम डोरी हो जाएगा क्या, पदम डोरी। ठीक है, पदम डोरी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, पदम डोरी तो पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, इसने औपचारिक रूप से पदम डोरी का अनावरण किया है। यह पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कपड़ा परंपरा को जोड़ने वाली एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक पहल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत जिसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं, आपको बता दें कि इसके मंत्री मुख्य रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी है। इसके तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के द्वारा शुरू की गई यह पहल पूर्वोत्तर के एरी रेशम को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई, मध्य प्रदेश की जो चंदेरी बुनाई किससे जुड़ा हो, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र से जुड़ा हुआ, यहाँ से इसके साथ मिलती है। और इस तरह से क्या रेशम की साड़ी या रेशम के ऐसे प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचेगा, जिस कारण से पूर्वोत्तर क्षेत्र और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के साथ कह सकते हैं कि ऐसे रेशम के प्रोडक्ट, रेशम की साड़ी या फिर ऐसे चंदेरी बुनाई के साथ इसमें इंटीग्रेट करने की इस तरह से पहल को लाया गया है। खासकर इसमें पदम डोरी नाम याद रखना है। खेत बचाओ अभियान की बात कर ले तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका नाम क्या है, तो शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामसिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। तो कहां से किया है, तो मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले के ग्राम रामसिया से
राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है और यह अभियान 1 से लेकर 30 जून 2026 तक देश भर में चलेगा। मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करने, मृदा स्वास्थ्य यानी कि सॉइल हेल्थ की रक्षा और रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। यानी कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, जानते हैं कि भारत में सबसे पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कौन से राज्य ने किया, तो सिक्किम ने किया। उसके बाद उसके के कदम पे चलते हुए अलग अलग राज्यों ने भी इसको अडॉप्ट किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर, यहां तो देख सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको यहां जैसे कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर हो गया आदि का इस्तेमाल कम से कम करना है, जिस कारण से खेतों की उर्वरता है जो ज्यादा से ज्यादा बनी रहे और इस कारण से सीधे जो खेती हो नेचुरल और ऑर्गेनिक हो। इसके लिए कहां से, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रामासिया से खेत बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया। जानते हैं रायसेन जिले में ही क्या है, तो आपका भीमबेटका केव्स भी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में है। स्वदेशी रुद्रम 2 अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। एक मिसाइल है, यह वायु से सतह यानी क्या, तो एयर टू सरफेस पर मार करने वाली अत्याधुनिक एयर लॉन्च्ड एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 2 को डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला के रूप में इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि रुद्रम क्या है, तो रुद्रम सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रुद्रम अभी हाल ही में चर्चा में रहा जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, या उसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी रुद्रम 2 चर्चा में है, तो जानते हैं कि क्या है, तो वायु से सतह, पहला फीचर वायु से सतह पे मार करने वाली अत्याधुनिक क्या है, तो एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में पूछ सकता है। और ये किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, पूछ सकता है। आपको ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान केंद्र की इमारत का है, तो हैदराबाद नोडल प्रयोगशाला में इसको शामिल किया है। तो इस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ सकता है। स्नेह जारी मिशन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा असम के विश्व प्रसिद्ध मूंगा रेशम को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा असम के माननीय मुख्यमंत्री अभी कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा के साथ इन्होंने यहाँ पे मिलकर इसका उद्घाटन भी किया है। तो यहाँ देख सकते हैं स्नेह जारी मिशन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो असम से जुड़ा हुआ है। असम से जुड़ा हुआ है। जानते हैं कि मूंगा रेशम, रेशम आदि का रेशम का प्रोडक्शन मुख्य रूप से ज्यादा कहाँ, असम के क्षेत्र में ऐसा किया जाता है। लेकिन ऐसे पूछ दे कि सिल्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में भी स्थित है। और जानते हैं कि रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है दुनिया में, तो रेशम के उत्पादन में बात करें तो रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान किसका है, तो चीन का पहला स्थान है। चीन है जो क्या पहला स्थान है, वहीं आपको भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें सेकंड पोजीशन है। और भारत में जानते हैं कि बिहार में भागलपुर रेशम शहर के नाम से विख्यात है। भागलपुर जिसे बोलते हैं क्या, सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है, तो भागलपुर है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें क्या, रेशम। ठीक है, क्लियर है। तो रेशम के उत्पादन में चीन पहला स्थान, भारत दूसरा। और जानते हैं कि काफी अरसे से यानी कि उस समय से ही क्या, तो बहुत समय से सिल्क रूट जो रेशम मार्ग है उस पर कब्जा किसका रहा है, तो इसमें चीन का रहा है। और चीन ने रेशम का आविष्कार किया, रेशम का उत्पादन करना शुरू किया और कई सालों तक, कई वर्षों तक उन्होंने दुनिया से इसका बनाने का जो प्रक्रिया था रेशम, उसको है जो क्या छुपा कर रखा। ठीक है, आगे बात करें भारत बिल्डकॉन 2026 की बात करें, इसका आयोजन 18 से 21 जून 2026 तक नई दिल्ली में स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। और इसका थीम क्या रहा, तो वन नेशन वन एक्सपो। यानी कि वन एक्सपो का मतलब क्या एग्जीबिशन करना, यानी किसी भी ऐसे मार्केटिंग प्लेस पे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को ला करके एक जगह पे क्या करना है, तो शोकेस करना, यानी कि दिखाना है, ताकि इसमें वर्ल्ड मार्केट से उस चीज को जोड़ा जा सके, उस प्रोडक्ट को जोड़ा जा सके, ताकि उसकी वर्ल्ड मार्केट वैल्यू और भी बेहतर हो सके। तो इस कारण से देख सकते हैं कि इसका थीम रहा वन नेशन वन एक्सपो। और इसका आयोजन कहा, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला एक ऑपरेशन रेड पिल। ऑपरेशन रेड पिल का मतलब क्या है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेड पिल के तहत कैप्टागन की तस्करी में शामिल एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। और कैप्टागन में मुख्य रूप से फेंथाइलिन और एम्फेटामाइन पाए जाते हैं। कैप्टागन को जिहादी ड्रग भी कहा जाता है। और कैप्टागन एक ऐसा ड्रग है, जिहादी ड्रग है, जिसके माध्यम से, जिसको सेवन करने से कई दिनों तक आप क्या तो बिना सोए और बिना थके काम कर सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या, ऐसा ड्रग लेने के बाद आपके एनर्जी के अंदर इसके जो मतलब जो लेता है उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है और एनर्जेटिक होता है, जिस कारण से ये है जो खासकर ऐसे बहुत सारे जो आईसिस
या फिर आतंकवादी संगठन इसका उपयोग करते हैं, खासकर लंबे लंबे या फिर ऐसे जो डाका आदि डालते हैं या फिर ऐसे लूटमार आदि करते हैं, तो उसका भी प्रयोग उसको सेवन में करते हैं। तो इसी का अभी हाल ही में क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी हाल ही में ऑपरेशन रेड पिल चलाकर कैप्टन को रोकने का काम किया है। ठीक है, यह कह रहा है कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन की बात कर लें तो यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत को क्या, तो वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब, यानी कि जहां जानते हैं कॉफी की प्रजाति जानते हैं भारत में या फिर वर्ल्ड में देखें तो 4 ऐसे प्रमुख रूप से क्या है तो प्रोडक्ट है जिसका स्पेसिस है कॉफी का, जिसमें आपने देखा कि क्या है तो अरेबिका हो गया, रोबस्टा हो गया या फिर लिवेरिका हो गया या एक्सेल्सा हो गया। तो 4 प्रजाति का भी नाम आपको याद रखना है। तो एक रोबस्टा हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया अरेबिका हो गया, अरेबिका, रोबस्टा, और क्या है तो तीसरा लिवेरिका है, लिवेरिका और क्या है तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा दिया है, लिवेरिका और एक्सेल्सा, ठीक है। तो ऐसे क्या है तो 4 ऐसे कॉफी के क्या है तो स्पेसीज है, यानी कि कॉफी की प्रजाति है जो मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा वर्ल्ड वाइड ज्यादा फेमस है, लेकिन और ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा डिमांडेबल है। लेकिन लिवेरिका और एक्सेल्सा का भी है जो क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका डिमांड नहीं है। तो यह मिशन पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी हब के रूप में विकसित करने की एक पहल है। 175 करोड़ के बजट वाले इस क्लस्टर आधारित मिशन का शुभारंभ 18 मई 2026 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा किया गया। इसके तहत राज्य में 2 पायलट कॉफी क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला क्या है तो तुओफेमा गांव जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा जिला में स्थित है, जबकि अरेबिका और घोटोबी गांव ये क्या न्यूलैंड जिला और रोबस्टा कॉफी के लिए है जो प्रसिद्ध रहेगा। यानी कि ऐसे देख सकते हैं कि तुआफोमा गांव है जो अरेबिका के लिए और घोटोबी गांव ये रोबस्टा कॉफी के लिए। तो इस तरह से नागालैंड के क्षेत्र में कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, इसके लिए ऐसे का जो काम किया जा रहा है और ऐसे वहां पे हब स्थापित किया जा रहा है। जानते हैं कि ऐसे भारत में पूछ दे कि कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे, तो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहां? कर्नाटक में स्थित है। और कॉफी का प्रोडक्शन सबसे पहली बार बाबा बुदान हिल्स जो आपको कर्नाटक में स्थित है, वहीं पे आपको कुद्रेमुख का पहाड़ी भी है जहां पे आयरन ओर यानी कि लोहे की है जो कि एस की प्राप्ति होती है। तो आपको ये याद रखना है। वहीं से बाबा बुदान हिल्स नहीं, बाबा बुदान नहीं पहले उस हिल्स पे ला करके ऐसे कॉफी का बीज बोया था, जिस कारण से कह सकते हैं कि भारत में कॉफी की शुरुआत हुई और उस कारण से कॉफी का प्रोडक्शन अभी भी कहां कर्नाटक के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। अगला कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की बात करें। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी कहा है ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसका आयोजन किया गया। तो पूछ सकता है तीसरा भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया। और इसमें भारत और नॉर्डिक देश जिसमें क्या है नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। और अपने कई बार इसमें जितने सारे इंडेक्स वगैरह लाए जाते हैं उसमें आप देखे होंगे कि इसमें क्या टॉप पोजीशन पे ऐसे प्रमुख देश इसमें रहते हैं, खासकर नॉर्डिक कंट्री। यहाँ पे आपको बेटर एजुकेशन मिल जाएगा, आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ इसमें है जो बेटर गवर्नेंस देखने को मिलेगा, जिस कारण से नॉर्डिक कंट्री जो क्या तो हमेशा टॉप पे रहती है। तो इसके राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भागीदारी की। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवाचार, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना। यानी कि भारत इसमें जब नॉर्डिक देश के साथ इसमें मिला तो इसमें किस तरह से कहा कि हम जो आगे टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो ग्रीन टेक्नोलॉजी रहेगा, साथ साथ इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से इस कंट्री के साथ समझौता स्थापित किया है। आगे की ULPGM-V3 की बात करें तो UAV की मतलब क्या है, UAV यानी कि अनमाइंड एरियल व्हीकल, यानी कोई इस पे आदमी नहीं रहेगा और एक ड्रोन की तरह है जो काम करेगा, अनमाइंड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमाइंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल V3 ये डीआरडीओ के द्वारा, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक स्वदेशी हल्की और दागो और भूल जाओ यानी कि इसको फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे काम करता है। यानी कि किसी पे यदि टारगेट को लॉक कर दिया तो उसपे आपको उसका पता है कि हाँ इसको मारना है, तो उसके लिए टारगेट लॉक कर दिया, उसके बाद छोड़ दो, वो अपने जैसे उस रेंज में आएगा तो उसको क्या करेगा, तो उसको मार देगा। और इस तरह से एक क्या है तो इंडिजिनस है, लाइट है और फिर साथ साथ आपको दागो और भूल जाओ तकनीक पे आधारित ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। यह हवा से सतह और हवा में भी अचूक वार करती है। यानी कि जब टारगेट को लॉक कर दिया गया तो आप निश्चित रहे कि आप क्या करेगा, उसको क्या करेगा, टारगेट कर लेगा। ठीक है, भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भाव्या योजना की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 ऐसे प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के
खर्च के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाव्या को स्वीकृति प्रदान किया है। इसके तहत 2026-27 से लेकर 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की योजना भी स्थापित की गई। इसमें 100 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क है जो विकसित किए जाएंगे और इसका मकसद कब से कब तक, 2026 से लेकर 2032 यानी पिछले आगे आने वाले 6 वर्ष की अवधि में ऐसे 100 इंडस्ट्रियल पार्क। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा या 90 रहेगा या 1000 रहेगा। तो ठीक है, इसको याद रखना है। ऐसे 100 क्या रहेगा, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब यह है कि आपको सब कुछ रेडीमेड रहेगा। आप जैसे बिजनेस करने के हिसाब से जाते हैं तो आपको दुकान रेडीमेड मिलेगा और यहाँ पे आप जाएंगे, बस आप उसका क्या करेंगे, जैसे ही उसको खरीदेंगे उसके बाद अपना काम ही करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि बनाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार के द्वारा ही इसको तैयार किया जाएगा ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क। समाधान दीदी चैटबॉट की बात करें तो यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स। तो क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाव्या योजना किससे संबंधित है, तो आपको 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने से संबंधित है, जिसमें क्या रहेंगे, ऐसे 100 प्लेग एंड प्ले मॉडल के आधार पर इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें 33,660 करोड़ रुपया और इसमें आपको टर्म इसका है, पीरियड है 2026 से लेकर 2032 तक। क्लियर है। आगे है कि समाधान दीदी चैटबॉट यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली सीपी ग्राम्स का एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया। यानी कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी विभाग से जुड़े होते हैं, लेकिन वहां पे जब आप काम कराने जाते हैं तो वहां पे वो आपका काम नहीं करते और किस तरह से आपको क्या, तो इसमें कह रहा है कि जो शिकायत दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है वो काफी आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG के द्वारा भासिनी के सहयोग से इसको विकसित किया गया। कि भासिनी क्या है, तो AI एप्लीकेशन के माध्यम से, क्या AI चैटबॉट के माध्यम से इसको यह सहयोग से विकसित किया गया है। आगे के ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक का मकसद क्या है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई क्षेत्र में बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 350 किलोग्राम के आसपास यानी 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत क्या है, तो लगभग 1745 करोड़ के रुपए के आसपास इसकी कीमत रही। और इसके लिए व्हाइट स्ट्राइक यानी देख सकते हैं जो व्हाइट पाउडर जो बना होता है, खासकर ऐसे जो कोकीन वगैरह होता है, जो व्हाइट पाउडर होता है, और उसी को रोकने के लिए, उसको है जो भंडाफोड़ करने के लिए इस तरह से काम किया किसने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। कहां पे, मुंबई के क्षेत्र में ऐसे बड़े कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ठीक है। कपास उत्पादकता मिशन, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक किससे जुड़ा हो, तो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कहा तो मुंबई क्षेत्र में, और किससे, तो कोकीन सिंडिकेट को खत्म करने के लिए। और कपास उत्पादकता मिशन की बात करें, भारत सरकार के द्वारा कपास उत्पादन गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय पहल है। और ये 2026 से लेकर 2031 तक चलने वाली इस मिशन के लिए 5,659.22 करोड़ रुपए का बजट है जो आवंटन किया गया है। यह मिशन सरकार के 5F विजन, क्या 5F विजन के आधार पे इसको किया गया है, जिसमें फार्म टू फॉरेन विजन पे है, यानी कि आप है जो यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद है जो इसका मकसद ये रहेगा कि हम किस तरह से विदेशों से इसको जोड़े और विदेश में इसको इंपोर्ट करें। यानी कि फार्म यानी खेती से कहा जाएगा तो इसको फाइबर निकाला जाएगा, फाइबर से फिर फैक्ट्री बनेगा, फाइबर से यानी रेशा बन जाएगा, उसको फैक्ट्री में बना करके उसको तैयार करके उसको फैशन से जोड़ा जाएगा और इसमें फैशन से जोड़ करके फिर आगे इसको इंपोर्ट करके क्या दूसरे कंट्री भेजा जाएगा, यानी कि फॉरेन। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा किस तरह से भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, और इसको 5F विजन पे आधारित यह है जो पहल को लाया गया है, जिसका 2026 से लेकर 2031 तक चलने वाली इस मिशन के लिए कितना, तो लगभग 5,659 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया गया है। और जानते हैं कपास के उत्पादन की बात करें तो खासकर कपास का उत्पादन मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, जो आपको गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा डेक्कन प्लेटू के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और फिर स्वतः जुती हुई मिट्टी को भी इसे क्या कहते हैं, ये ब्लैक सॉइल कहते हैं। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की बात करें तो 5 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहां हुआ, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय नॉर्थ टेक्नोलॉजी सिंपोजियम 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा, इसका थीम क्या रहा, तो विषय रहा रक्षा त्रिवेणी संगम, यानी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सैन्य कौशल यानी कि मिलिट्री स्किल्स का एक संगम के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसका आयोजन कहां हुआ, तो 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन आपको प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया, जिसका थीम रहा रक्षा त्रिवेणी संगम, प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। ठीक है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की बात करें, तमिलनाडु के थुथुकोडी यानी तुतीकोरिन में स्थापित इसको किया जा रहा है, और इसका विकास के लिए दक्षिण कोरिया की HD केसोई
और इसमें एनसीटीएन और सागरमाला के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की बात करें तो उसका स्थापना कहां पे, तमिलनाडु के थुथुकुडी में किया गया। किसके साथ मिलकर, तो दक्षिण कोरिया के कंपनी के साथ मिलकर इसको किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से सागरमाला योजना को भी इसमें जोड़ा गया है। जो आपको पता है कि सागरमाला योजना मुख्य रूप से 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और यह है जो 2016 से काम करना शुरू किया। और इसका मुख्य मकसद यही था सागरमाला योजना का, किस तरह से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बंदरगाह के जो मुख्य रूप से इसका जो संरचना है उसको क्या मजबूती किस तरह से दिया जा सके ताकि इसमें लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। यानी कि क्या हो, तो जो रसद दर है यानी कि जो आपका एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना आदि जो कॉस्टिंग है उसको कम किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके लिए क्या, तो 2015 में सागरमाला योजना लाया गया था। उसी तरह से भारतमाला योजना नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, उसको रिपेयर करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। उसी तरह से आपको पर्वतमाला योजना की बात करें तो उसमें क्या जानता है कि पर्वतमाला योजना के तहत में पहाड़ों पे चढ़ने के लिए से रोपवेज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि अभी हाल ही में बराबर के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ है, या फिर राजगीर में आपने देखा हो कि ऐसे जो रोपवे का निर्माण इसमें किया गया है। तो ऐसे इससे पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है। तो इसका भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की बात करें तमिलनाडु के थुथिकुडी प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन की बात करें तो 14 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में इसका आयोजन किया गया। कहां पे, तो नई दिल्ली के नौसेना भवन में इसका आयोजन किया गया। और यह शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना के पूर्व प्रमुख हो चुके हैं कौन, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया था। अभी बात करें नौसेना के भी प्रमुख कौन है, तो कृष्णा स्वामीनाथन हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अपडेट है, इसको रिवाइज कर लीजिए। कृष्णा स्वामीनाथन नए नेवी चीफ बन गए, स्वामीनाथन, ठीक है। कृष्णा स्वामीनाथन ये न्यू अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। और दिनेश के त्रिपाठी के जगह पे कृष्णा स्वामीनाथन क्या बने, नए नौसेना प्रमुख बने। विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बुनाई, यानी कि यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। जानते हैं कि अभी वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय को कौन संभाल रहे हैं, तो गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को संभाल रहे हैं। यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य कि भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से भी जोड़ने का काम करेगी। तो इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। इस पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइन संग्रह भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया में प्रस्तुत किया गया। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में जानते हैं कि हथकरघा दिवस की बात करें तो कब मनाया था, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, ठीक है। हथकरघा दिवस की बात करें तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और जानते हैं कि 7 अगस्त ये कब 1905 से जुड़ा हुआ, जो बंग भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बंग भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब, 7 अगस्त को। ऐसे 7 अगस्त को आपको क्या, तो जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है, यानी कि भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को क्या किया था, 7 अगस्त को आपका टोक्यो ओलंपिक में, 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में भी 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, तो भारत के लिए गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में जीता था, जिस कारण 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जानते हैं उड़ीसा ने अभी हाल ही में हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो उड़ीसा में हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर की बात करें किसको बनाया है, तो इसका नाम क्या है, तो माधुरी दीक्षित। क्या नाम है, माधुरी दीक्षित, ठीक है। माधुरी दीक्षित क्या बनी है, तो माधुरी दीक्षित बनी है हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा हथकरघा ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0, यानी खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग ने तंजावुर में स्थित है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से देख सकते हैं कि नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात किया गया। इसमें मुख्य रूप से क्या, जो आने वाले समय में किस तरह से क्या, तो फूड टेक्नोलॉजी में और भी क्या क्या बेहतरीन रूप से और भी उसमें एडेड वैल्यूएशन किया जा सकता है, उसके लिए मुख्य रूप से इसका आयोजन किया गया। कहां पे, तंजावुर में इसका आयोजन किया गया, जहां पे आपको तंजावुर में क्या मिल जाएंगे, तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना 1010 एडी में राजा राज प्रथम के द्वारा इसका जो क्या बनवाया गया था, ठीक है। और ये शिव मंदिर है जो कहां पे, तंजावुर में है, और द्रविड़ स्टाइल टेम्पल स्ट्रक्चर के रूप में विख्यात है, विश्वविख्यात है।
जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 की बात करें तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई स्पोर्ट्स को वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों को वित्तीय जोखिम से बचाना और रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त प्रतिबंध लगाना है। जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो क्रिकेट में चल रहे थे, जिसमें आपने देखा कि आईपीएल में सट्टेबाजी का काफी ज्यादा, जिसमें 49 रुपया में 1 करोड़, करोड़पति, 2 करोड़पति ऐसे बनाते जा रहे थे, जिसमें आपको इसको रोकने के लिए ऐसे बहुत सारे युवा इसमें लत में जा रहे थे और इस कारण से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही थी और कई लोग ऐसे है जो पैसा घर से लेकर के भी उसमें लगा रहे थे इस कारण से, और कई लोग इसका कह सकते हैं मेंटली अनस्टेबल भी हो रहे थे, जिस कारण से भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया और इस कारण से ऑनलाइन गेमिंग जो ऐसे जो सट्टेबाजी आपको प्रमोट करता है उसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें आपको ड्रीम 11 हो गया, विंजो हो गया या फिर ऐसे जो माई 11 सर्किल आदि जो एप्लीकेशन था उसको अब रोक दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ इसमें प्रमोट किया जा रहा है किस तरह से आप ई स्पोर्ट्स गेम को बेहतर करें, ई स्पोर्ट्स गेम में ज्यादा से ज्यादा भाग ले, जिसमें आपको ऑनलाइन यदि आपके पास स्किल है तो आप है जो ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं और चेस के माध्यम से क्या तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी भाग ले सकते हैं, जो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन आयोजन होगा उसमें भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए इसको प्रमोट किया गया, तो रियल गेमिंग को प्रमोट करना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग को क्या करना है, रोकने के लिए। इनोवेट टू एजुकेशन चैलेंज यानी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की बात करें, इसके पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना यानी कि इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा और टेक्नोलॉजी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऐसे यदि आपके पास शिक्षा है उसको इनोवेटिव तरीके से आप किस तरह से क्या करते हैं उसको आगे दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसे इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा और टेक्नोलॉजी को रचनात्मक रूप से, यानी कि आप वीडियो के माध्यम से जैसे हम अभी आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो इस कारण से हम शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आपके पास अपनी शिक्षा को या फिर इससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को आपके पास शेयर कर रहे हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं इनोवेट टू एजुकेट का पहल का ये सभी हिस्सा है। इंस्पायर योजना की बात करें तो इंस्पायर योजना, इंस्पायर यानी कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य कि स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, यानी किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक नेचर को आगे बढ़ाना है, ताकि इसमें जो क्लास के स्टूडेंट्स रहेंगे उसको आगे क्या तो साइंस में करियर उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रेरित करना है। और मुख्य रूप से ये किसका पहल है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पहल है, जिसका मुख्य रूप से यही मकसद है कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इसको जोड़ने का ये मुख्य मकसद रहेगा, ताकि उसमें वे कैरियर बढ़ाए और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दे। यूबी का कार्यक्रम इसी से जैसा जुड़ा हुआ है और ये किसका पहल है, तो इसरो का पहल है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूबी का स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें आपने देखा कि स्पेस साइंस में किस तरह से स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले और आगे साइंस के फील्ड में आगे बढ़े, उसके बारे में रिसर्च करें और इस तरह से इसरो के प्रयास से ऐसे साइंटिफिक नॉलेज इकट्ठा करें और वैज्ञानिक ऐसे साइंटिस्ट बने, तो इस तरह से किया गया खासकर स्पेस साइंस में यूबी का कार्यक्रम। शांति विधेयक 2025 की बात करें तो शांति बिल 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शांति बिल अभी हाल ही में 2025 में लाया गया, ये किससे जुड़ा हुआ, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके इसके बारे से इसके लिए जुड़ा हुआ है। तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला कानून है और ये 60 साल पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश की भागीदारी को सुनिश्चित ये है जो करता है कौन, शांति बिल। ठीक है, तो शांति बिल किससे जुड़ा हुआ, तो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन से। जानते हैं भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2047 तक क्या करना है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। और जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है और न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि नवीकरणीय सोर्स ऑफ ऊर्जा है। और ये क्या है, तो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इससे कोई पोल्यूशन ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोडक्शन करना इसका टारगेट है, जिस कारण से उसी दिशा में भारत सरकार काम करते हुए चल रहा है। और इस तरह से क्या शांति बिल अभी भारत सरकार ने लाया है और इसके तहत आपने देखा कि भारत एवं बिहार के भी कुछ अलग, जैसे सिवान हो गया, बांका हो गया या फिर नवादा हो गया, कुछ ऐसे क्षेत्र में है जो
छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बनाने जा रहा है, जिसका मकसद ये रहेगा किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है और उसी दिशा में जो 2047 तक 100 गीगावाट का प्रोडक्शन करना है न्यूक्लियर एनर्जी का। अभी ज्यादा से ज्यादा देखें तो मात्र अभी पूरे एनर्जी प्रोडक्शन में देखें तो मात्र अभी 3 से 4% के आसपास ही न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। जानते हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पे ऐसे न्यूक्लियर साइट्स बनाए गए हैं, जिसमें आपने देखा कि नरोरा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, रावत भाटा राजस्थान हो गया, काकरापार गुजरात हो गया, कैगा हो गया कर्नाटक हो गया, कुडनकुलम तमिलनाडु हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे एटॉमिक रिएक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, पांचवा विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन की बात करें तो पांचवा विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ। और कहां पे इसका आयोजन हुआ तो हिंद थाईलैंड में। कहां पे? हिंद थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। कहां पे इसका आयोजन तो थाईलैंड के हिंद में इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड के हिंद में इसका आयोजन किया गया और भारत सरकार के मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया और इसका मुख्य विषय रहा न्याय संगत सद्भाव यानी जस्ट हार्मनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन सुनिश्चित करना, यानी कि किस तरह से क्या करना है तो मछली का उत्पादन के ऊपर मुख्य रूप से जोर देना है। जानते हैं दुनिया में मछली के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में पहला स्थान किसका है तो चीन का मछली उत्पादन में पहला स्थान है। चीन का पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान क्या है मछली उत्पादन में सेकंड पोजीशन है। क्या मछली के उत्पादन में क्या है तो मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है तो सेकंड पोजीशन है मछली उत्पादन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मछली उत्पादन में क्या है तो भारत का स्थान सेकंड पोजीशन है, जबकि चीन का पहला स्थान है। और भारत में जानते हैं कि दो तरह से मछली का उत्पादन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्या होता है तो एक इनलैंड हो गया, यानी कि भारत के भूमि के अंदर में किया जाता है, जिसमें आपको झील हो गया, नहर हो गया, ऐसे वेटलैंड्स आदि में प्रोडक्शन किया जाता है मछली का। लेकिन ऐसे क्या तो समुद्री क्षेत्र में भी इसका प्रोडक्शन होता है। तो इधर इनलैंड एक आउटलैंड भी किया जाता है। ठीक है, भारत टेक्स 2026 की बात करें तो भारत टेक्स 2026 किससे जुड़ा हुआ तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है भारत टेक्स। टेक्स का मतलब क्या है टेक्सटाइल, क्या है टेक्सटाइल से ये जुड़ा हुआ टेक्सटाइल भारत टेक्स। ठीक है, तो इसका वस्त्र का आयोजन है जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत को एक विश्वसनीय, टिकाऊ और नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य के रूप में इसको स्थापित करना है। यानी कि भारत को क्या करना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरह से मजबूत करना है कि भारत का जो टेक्सटाइल्स जो बने उसको वर्ल्ड मार्केट में पहचान मिले और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सके, ताकि उससे हम क्या करेंगे रेवेन्यू हासिल करेंगे और इस तरह से हमारा वर्ल्ड प्रीमियम कर सकते हैं कि अपना हमारा क्या रहेगा, हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट रहेगा। जानते हैं कि बहुत भारत में बहुत समय से ऐसे जैसे कि अहमदाबाद हो गया या फिर ऐसे सूरत हो गया या फिर ऐसे क्या गुजरात के और भी अन्य शहर है, महाराष्ट्र के शहर है, जहाँ पे ऐसे क्या होते हैं तो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है जो काफी बढ़ चढ़ के आगे इस पे काम कर रही है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की बात कर ले तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। पहला स्टेटमेंट कि नीति आयोग के द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दूसरे संस्करण, कौन सा संस्करण तो दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख इसमें राज्यों में ओडिशा क्या रहा, पहला स्थान ओडिशा रहा। कितना अंक रहा 73.1, क्या 73.1 अंक के साथ है जो पहला स्थान इसमें हासिल किया। गोवा इसमें दूसरा स्थान 54.7 स्कोर रहा। झारखंड 50.5 स्कोर रहा, तो झारखंड का स्थान 3 रहा। यानी टॉप 3 क्या रहा तो पहला स्थान किसका रहा तो आपका ओडिशा रहा। पिछली बार जो प्रथम एडिशन रहा उसमें भी ओडिशा पहला स्थान रहा। दूसरा स्थान किसका रहा गोवा का रहा। तीसरा स्थान झारखंड का रहा। ठीक है, तो आपको सजाने के लिए दे सकता है और आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा, तो ये नीति आयोग का एक पहल है। नीति आयोग के द्वारा ही ये जारी किया गया। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। क्या तो नीति आयोग का पहल है क्या तो इसमें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यानी कि कौन सा राज्य अपनी राजकोषीय नीति में किस तरह से काम करता है, यानी कह सकते हैं कि अपना फिजिकल हेल्थ को किस तरह से काम करता है, यानी कह सकते हैं जिसका जो बजट मिला है उस बजट पे कितना सही तरीके से उसको एडजस्ट करता है, सही तरीके से उसको फंडिंग सही समय पे सही जगह पे लगाता है, तो उसके बारे में इसको दिया गया। तो यह इंडेक्स राज्यों के राजस्व, व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक और राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो कितने पिलर है इसमें 5 पिलर है और उसमें राजकोषीय विवेक यानी कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेने के समय में, फिजिकल डिसीजन लेने के समय में क्या 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 सोचते हैं, क्या किस तरह से उस पर काम करते हैं, उसके ऊपर मुख्य रूप से उसकी व्यय की गुणवत्ता हो गया, राज्यों के राजस्व हो गया, उससे जुड़ा हुआ है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना की बात करें, ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के द्वारा है जो क्या कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य है कि न्याय प्रणाली में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर न्याय वितरण को और भी सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। यानी कि ई कोर्ट्स के इस्तेमाल से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि किस तरह से हम क्या करना है, ऑनलाइन
है जो डिसीजंस दे सके, ऑनलाइन कोर्ट का डिलीवरी हो सके, और उसके माध्यम से देख सकते हैं जिसका उद्देश्य है कि न्याय प्रणाली में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल भी बनाना इसका मुख्य मकसद रहेगा। क्लियर है। आगे के अन्वेष 2026 की बात करें, अन्वेष 2026, ठीक है। और देखिए आपको पहले बता देते हैं कि कुछ वीडियो के क्रम में कुछ ऐसे फैक्ट रहेंगे जो बुक से अलग रहेंगे थोड़ा सा, या फिर उसका मिस प्रिंट हो सकता है या मिस टाइप हो गया हुआ, ठीक है। तो उसको आप अपने बुक के माध्यम से एडजस्ट कर लीजिएगा, ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस पर कोऑपरेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा, ठीक है, कोऑपरेटिव वे में ही आप है जो मैसेज कीजिएगा। हम सारे कम्युनिटी जो यूट्यूब कम्युनिटी है ये सब भी देखता है और सारे टीचर्स लोग भी देखते हैं, तो थोड़ा सा आप है जो एज ए रिस्पेक्टफुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं पढ़ाने के समय, तो थोड़ा सा आप उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं। क्लियर है। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 तक निपटेम कुंडली सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? सोनीपत हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। इसका इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। यानी कि इस तरह से भारत को जानते हैं कि इसका मुख्य मकसद ये है कि हम दुनिया के अलग अलग देशों में उसके जब ये खाना खाने बैठे कोई व्यक्ति, मान लें कि इंग्लैंड में या फ्रांस में, तो उसके टेबल पे किसी न किसी भारतीय प्रोडक्ट का है जो वहां पे कोई फूड क्रॉप वहां पे रहे, इसकी व्यवस्था करना है कि एवरी टेबल इन द वर्ल्ड हैज इंडियन फूड, ठीक है। तो इसमें कह सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन कहा? तो इसका आयोजन सोनीपत हरियाणा में। अन्वेष किससे जुड़ा हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा, फूड से जुड़ा हुआ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसके मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए अगली पीढ़ी का दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र स्थापित करना। नौवे फार्म मिड 2026 की बात करें तो नौवा फार्म मिड 2026 सम्मेलन आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसका आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। नौवे फार्मेट 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसके माध्यम से? तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से किया गया। सी मार्ट की बात करें, सी मार्ट सी मतलब क्या हो गया? तो महिला को इंडिकेट कर रहा है। तो सी मार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा घोषित एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई महिलाओं को उत्पादकों से उद्यमी बनाना है, यानी उत्पादकों से उद्यमी बनाना, उसको एंटरप्रेन्योर बनाना है। केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना के तहत 700 सी मार्ट और 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर है जो स्थापित करने का प्रस्ताव है। और यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे यानी दीनदयाल क्या है? अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का भी एक महत्वपूर्ण विस्तार है। तो इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। और आपको बता दें पिछले वीडियो में जब हम फटाफट 100 बिहार का पढ़ा रहे तो उसमें एक गलती हो गया था, मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था, जिसमें आपको बता दें कि जो मखाना कारखाना है, जो कहाँ पे मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया। इसमें सुधार कर लीजिए, मधुबनी इसका गलत हो जाएगा। क्या? मधुबनी नहीं, ठीक है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। तो ये सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई उन्नयन यानी पीएम सेतु योजना की बात कर ले तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1000 सरकारी आईटीआई यानी 200 हब और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्नत केंद्रों में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। इसका कुल खर्च क्या रहेगा? तो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। तो इसमें देख सकते हैं कि इससे क्या है, तो साइकिल जब चलाते होंगे तो साइकिल में क्या रहेगा? ये हब हो गया, और इसमें क्या? तो इसमें हब हो गया, इधर क्या है? स्पोक है, ठीक है। ये क्या रहेगा? स्पोक रहता है, ठीक है। इसी तरह से क्या करेगा? तो इसमें मेन सेंटर हो गया, तो इसमें 200 ऐसे हब रहेंगे और 800 ऐसे स्पोक्स रहेंगे। उसको आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्र में उन्नत करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसका खर्च के लिए 60,000 करोड़ रुपया। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आपको क्या ट्रेनिंग संबंधित ट्रेनिंग की जानकारी दी जाएगी और इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि इसमें क्या हो कमर्शियल जो व्यापार है जो और भी बेहतर हो सके। इसके माध्यम से ऐसे क्या 1000 सरकारी, यहां देख सकते हैं कितना संख्या भी याद रखना है, कितना 1000 सरकारी आईटीआई को क्या करना? आधुनिक बनाना है। तो इसको भी याद आपको रख सकते हैं। और ये किससे जुड़ा? पीएम सेतु योजना से जुड़ा हुआ। पीएम सेतु हो सकता है, पीएम सेतु किससे जुड़ा हुआ है? पीएम सेतु की बात करें तो पीएम सेतु आपको आईटीआई को बेहतर करना है। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, क्या? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़े।
भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 की बात कर ले तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देशों के प्रतिनिधि और 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मुख्य विषय रहा विकास को विद्युतीकृत करना है, स्थिरता को सशक्त बनाना है और वैश्विक स्तर पर इसका जुड़ाव महसूस करना है। तो विकास को विद्युतीकृत करना है, स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना इसका मुख्य है। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन की बात कर ले तो इसका आयोजन का पहला संस्करण कहा हुआ तो यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत जनजातीय उत्सव 2026 की बात कर ले तो भारत जनजातीय उत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड के द्वारा भारत जनजातीय उत्सव 2026 का आयोजन कहा हुआ नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2026 तक किया गया। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके उसको सशक्त बनाना इसका मुख्य मकसद है। खासकर इसमें वैसे ट्राइबल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, खासकर उसकी जो लोकप्रियता या कह सकते हैं उसका जुड़ाव उस प्लेटफॉर्म से नहीं होता है, जिस कारण से ट्राइफेड का प्रयास ये रहता है कि क्या करें, उसको क्या करना है। तो ट्राइबल फेडरेशन इसका मुख्य उद्देश्य कि ऐसे ट्राइबल प्रोडक्ट जिसमें क्या हो गया, हनी हो गया या फिर ऐसे जो पत्ते हो गए या फिर ऐसे जो ट्राइबल जड़ी बूटी हो गया, उसको क्या करना है, एक मार्केट उपलब्ध कराना है। जिसके कारण ऐसे देख सकते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय जिसके मंत्री कौन है, जुएल ओरांव इसके मंत्री हैं, और ट्राइफेड के द्वारा भारत जनजातीय उत्सव 2026 का आयोजन कहा नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें आपको आदिवासी कारीगर, स्वयं सहायता समूह और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके उसको मजबूती प्रदान करना है, सशक्त बनाना है। अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जानते हैं क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर पे काम करती है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। और आपको पता है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में कब होती है, 1861 में इसकी स्थापना होती है, 1861 में। और इसकी स्थापना के पीछे मुख्य श्रेय कौन था, तो किसको जाता है, तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कहे जाते हैं कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटन सुविधा को विकसित और प्रबंधित करने में शामिल करना है। तो जानते हैं CSR पहल की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसमें कंपनियों के पास जिस तरह से वो बेनिफिट कमाते हैं यानी कि जो रेवेन्यू कमाते हैं उसका कुछ टर्नओवर के हिसाब से उसको 2% 3% क्या करना है, तो ऐसे सामाजिक कामों में लगाना है, जिसमें आपको शिक्षा को बेहतर करना है उस क्षेत्र में, साथ साथ उसमें वन आदि जंगल लगाना है और यहाँ पे शिक्षा, हॉस्पिटल्स आदि की व्यवस्था करना है और वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था या फिर ऐसे बेसिक फैसिलिटी को भी उपलब्ध कराना है। उसकी जिम्मेदारी कंपनियों की बन जाती है जिस क्षेत्र में वो लगे होते हैं। स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी की बात करें तो INS तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील युद्धपोत है, जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम इसको नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत निर्मित लगभग 6670 टन वजनी इस युद्धपोत को मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, मझगांव कहाँ है, तो मुंबई में, इसके द्वारा इसको निर्माण किया गया है और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का भी उपयोग किया गया है। तो आपको याद रखना है कि स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी क्या है, तो INS तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना का एक उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है, जिसे 3 अप्रैल 2026 को कहां पे, तो इसको विशाखापत्तनम में नौसेना में इसको शामिल किया गया है। और इसको बनाया किसने है, तो मझगांव डॉक से बिल्डर्स, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इसका इस्तेमाल किया गया और प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का ही हिस्सा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की बात कर लें तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान इसमें हासिल किया है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, तो इसमें भारत का स्थान इसमें पहले क्या था, तो इसमें देख सकते हैं 41 था, इसमें 49 था, इसमें 4 पायदान के और ऊपर छलांग लगाया और 45वां स्थान यानी सुधार किया है। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर क्या रहा, 2024 के 53.63 से सुधारकर 54.43 में से हो गया है। यानी कि भारत का रिपोर्ट, बस याद आपको रखना है कि भारत का स्थान क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान 45 हो चुका है, 45 हो चुका है, 45 स्थान हो चुका है, 45। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की बात करें, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करें तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेना का एक स्वैच्छिक एवं बहुपक्षीय मंच है, जिसका उद्देश्य है कि समुद्री सहयोग स्थापित करना, सुरक्षा स्थापित करना और आपसी समन्वय यानी कि जो अपना आपसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है। इसके प्रमुख
इसके प्रमुखों का 9वां सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना से IONS की अध्यक्षता भी ग्रहण किया है। यानी कि पिछले जो अध्यक्षता इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो थाईलैंड कर रहा था। अब थाईलैंड की जगह पे कौन अध्यक्षता करेगा, तो भारत इसकी अध्यक्षता संभाला है। तो भारत ने क्या किया है, अध्यक्षता संभाला किससे, तो थाई नौसेना से किया है। वह भारत 2026 से लेकर 2028 तक, क्या भारत 2026 से 28 तक की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष बना रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्षता किसको मिला है, भारत को, और किससे मिला है, तो थाई नौसेना से मिला है। और ये 2026 से 2028 तक, ये डेट याद रखना है, कब से कब तक, 2026 से 28 तक की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्षता कौन करेगा, भारत ही करेगा। भारत विस्तार की बात करें, भारत विस्तार योजना, यह किसानों के लिए एक बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फरवरी 2026 में इसको लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल और चैट के माध्यम से किसानों को उनके स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी कि यह बताता है किस तरह से मौसम की क्या जानकारी होने वाली, मौसम क्या होने वाला है और उसके अनुसार क्या कौन सी फसल उसके मौसम के अनुरूप वो लगा सकते हैं। साथ साथ अभी क्या देख सकते हैं कि मंडी का भाव है, यानी कि कैसे आलू का भाव क्या है, आलू का कैसे रुपये केजी या फिर कैसे टन मिल रहा है। और यही साथ साथ इसमें ये बताने का प्रयास करते हैं किस तरह से कौन से, जैसे मान लें कि ई-नैम मिशन, ई-नैम जो लाया गया, तो खासकर जो नेशनल जो एग्रीकल्चर को ऑनलाइन माध्यम से आप है जो क्या किसान उसमें अपने प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं और उसके माध्यम से सेल भी कर सकते हैं। तो ये आपको स्थानीय भाषा में ही मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख ऐसे और भी सरकारी योजना से जुड़े हुए जानकारी उपलब्ध कराता है। शुभंकर उदय की बात कर ले। शुभंकर उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 जनवरी 2026 को, कब, 8 जनवरी 2026 को आधार सेवा, और जानते हैं कि 9 जनवरी को 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है, तो UIDAI डे आधार दिवस मनाते हैं। तो 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभंकर जारी किया है। तो उदय क्या है, इसका आधिकारिक शुभंकर जारी किया है, जिसमें आपको आधार सेवा को अधिक सहज, सुलभ और नागरिक के अनुकूल यानी सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसे उदय नामक आधिकारिक शुभंकर लॉन्च किया है। यह लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगा और आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसी सेवा को भी आम जनता के लिए आसान बनाएगा। और इस शुभंकर के डिजाइन निर्माता कौन है, तो अरुण गोकुल है। अरुण गोकुल ने इसको उदय शुभंकर को डिजाइन किया है, बनाया है। ठीक है, इसको याद रखना है। उदय किसका है, तो आधार, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही क्या है, तो इसका शुभंकर है। और UIDAI का अभी CEO पूछ दे, UIDAI का शुभंकर पूछ दे। इसकी शुरुआत ऐसे 2009 में होती है। ठीक है, इसका CEO कौन है, इसका CEO है विजय सौरभ। ठीक है, UIDAI ही आपका आधार कार्ड बनाता है। आधार कार्ड ही बनाता है कौन, UIDAI ही बनाता है आधार कार्ड, जो कितने नंबर का, तो 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का। ठीक है, और ये मुख्य रूप से आपको ये क्या निवास के बारे में बताता है, निवास प्रमाण पत्र साबित करता है, लेकिन आपको निवास के बारे में बताता है, लेकिन आपका कह सकते हैं कि नागरिकता प्रमाण पत्र साबित नहीं करता है, नागरिकता प्रमाण पत्र शामिल नहीं करता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। क्लियर है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की बात करें तो इसका आयोजन अभी हाल ही में 9 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस, जानते हैं 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में, इसके अवसर पर आयोजित हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य रहा देश के युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व और नवाचार में एक सक्रिय भागीदारी बनाना। यानी कि देश के युवाओं को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा किस तरह से आगे नए हमारे फ्यूचर लीडर्स होंगे, उस ऐसे युवाओं को क्या करना है, राजनीति से जोड़ना है, नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ ये आएंगे और इससे राजनीति हो गया या फिर सामाजिक आंदोलन में भी इस तरह से काम करेंगे और नेतृत्व प्रदान करेंगे। और उसी का अभी देख रहे हैं क्या, तो कॉकरोच जनता पार्टी है जो ऐसे ही युवाओं के द्वारा इसको कह सकते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से ही आया गया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलोअर्स बढ़ा है और इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में ये अपना एक पहचान बना लिए कॉकरोच जनता पार्टी। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 53वां नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यह पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। इस वर्ष क्या है, तो फोकस कंट्री कौन रहा, अतिथि देश कौन रहा, तो इसमें कतर रहा और स्पेन क्या रहा, फोकस देश रहा। स्पेन फोकस देश रहा, कतर इसका गेस्ट कंट्री रहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय रहा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान था। भारतीय सैन्य इतिहास
शौर्य और ज्ञान, यानी कि भारतीय इंडियन मिलिट्री का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया। उसका थीम रहा शौर्य और ज्ञान से जुड़ा हुआ, यानी कि शिक्षा मंत्री इससे जुड़ा हुआ इसका थीम रखा और इसका आयोजन कहा प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन की बात करें, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह के इसके मंत्री हैं। इसके द्वारा 8 जनवरी और 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ये इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को 2030 तक $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य है जो हासिल करने के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करना है। और इसका मुख्य विषय रहा कि भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नव उन्मेषण का एक संगम है और इससे भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से जोड़ना है और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जिस कारण से ही देख रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक कितना, तो आपको डेट याद रखना है 2030 तक कितना, तो $350 बिलियन का वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन का निर्यात को लक्ष्य, यानी कि दूसरे कंट्री में हम एक्सपोर्ट करेंगे कम से कम कितना, 2030 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट भी स्थापित करेंगे। और इसके लिए भारत टैक्स जैसे पहल भी लाया गया है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। और इस प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों की विभिन्न संस्थाओं की 58 टीम, जिसमें पुरुष और महिला टीम भी भाग रही, इसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया। और कहाँ पे, तो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो वाराणसी में है वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। विजेता इसमें कौन रहा, पुरुष वर्ग में तो भारतीय रेलवे गोल्ड ने जीता, भारतीय रेलवे ने गोल्ड जीता और इसमें केरल ने सिल्वर और पंजाब ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या ब्रॉन्ज जीता पंजाब, केरल सिल्वर और भारतीय रेलवे गोल्ड ने जीता। जानते हैं कि भारतीय रेलवे का यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से मंडपडी के आसपास जो वाराणसी में क्या, तो यहाँ पे इंजन आदि रेल बनता है, रेल आदि इंजन बनता है। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 की बात करें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी, इनके द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कि पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना था। यानी कि ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बहुत सारे ऐसे भी कारीगर होते हैं जो मुख्य रूप से अपने प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से है जो क्या ढालना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिस कारण से ऐसे बहुत सारे जैसे सरस मेला हो गया या फिर अलग अलग जगहों पे इसका आयोजन भी किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, तो उसमें कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्री के या फिर अलग अलग कह सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों से भी जोड़ने का प्रयास करते ताकि उसका ब्रांड वैल्यू बने और इस कारण से उसके प्रोडक्ट को बेचा जा सके दूसरे कंट्री में। ठीक है, दूसरे स्टेट में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना की बात किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 ऐसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान किया। यह केंद्र आपको भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूद राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 ऐसे ट्रेनर्स को तैयार भी करना, ऐसे प्रशिक्षक को तैयार भी करना इसका मुख्य मकसद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कहां 5 ऐसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगा, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में किए गए। ठीक है। अर्थ समिट 2025 की बात करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के कहां पे, गांधीनगर में, कहां पे 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट का आयोजन का उद्घाटन किया है। किसने, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह ने। इस समिट में नाबार्ड और IMI के द्वारा सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि DG, KCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार हो सके और ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अर्थ समिट का जो मुख्य रूप से सहकारिता मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ ऐसे ग्रामीण और सहकारी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है, कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात के राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया अर्थ समिट 2025। कृष्णवेणी संगीता निरजनम 2025 की बात करें तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता निरजनम 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पे, विजयवाड़ा में किया गया। कहाँ पे, विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेणी संगीता निर्जनम 2025 का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना यानी म्यूजिक टूरिज्म को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में स्थापित करना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो विजयवाड़ा कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में। ठीक है, इसको एक म्यूजिक पर्यटन के रूप में विकसित करना था।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है। तो 11वां क्या है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला, कहां पे, पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया। जिसका थीम क्या रहा, इसका थीम पूछ सकता है तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए था। तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका ये थीम रहा। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सत्र भी इसमें आयोजित किए गए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन आपको हरियाणा के पंचकुला में किया गया, दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका थीम रहा विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो इसका आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल क्या, तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस, ये मतलब फेस्टिवल का, सॉरी, इसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसमें 2025 का आयोजन आपको पंचकुला में किया गया। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की बात करें, उम्मीद केंद्रीय पोर्टल है जिसका पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म, उम्मीद। और ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा भारत में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, पंजीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश भर की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय यानी रियल टाइम में अपलोड करना, उसका सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति जैसे जियो टैगिंग सहित सटीक रिकॉर्ड भी रखना है। जानते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा बहुत ज्यादा ऐसे जमीन का संग्रह किया गया, जिसमें आपको वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी है, ऐसे संपत्ति है जिसको खासकर मुस्लिम समुदाय में इसमें मुख्य रूप से ऐसे खासकर जो अमीर वर्ग के होते हैं वो अपने दान में जमीन को देते हैं, खासकर गरीबों के, जो मुस्लिम गरीब है उनको सेवा या उनको सहायता करने के लिए। लेकिन ऐसे जो वक्फ बोर्ड है जो काफी रईस लोग के बन जाते हैं और इस कारण से काफी लोग इसमें क्या करते हैं, अपने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से उसी को कंजर कह सकते हैं, उसी को पारदर्शित बनाने के लिए, ताकि इसमें गरीब मुस्लिमों का भला हो सके, इसके लिए उम्मीद पोर्टल है जो लाया गया। और इसमें आपको क्या किया जाएगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय यानी रियल टाइम में अपलोड करना, उसका सत्यापन करना और भौगोलिक स्थिति जियो टैगिंग सहित इसकी है जो सटीक रिकॉर्ड इसको रखना है, ताकि जनता के बीच में अच्छी तरह से जानकारी उसके पास पहुंच सके कि क्या उसके पास कितना डाटा है। पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन, आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक कहां पे हुआ, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन का संपन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास पे विषय पे केंद्रित रहा। तो इसमें इसका सम्मेलन का थीम क्या रहा, संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास विषय पे केंद्रित रहा। तो पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक सम्मेलन की बात करें, कहां पे इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन आपको ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और किसके माध्यम से, तो डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया। और जानते हैं कि पहला कहां हुआ था, तो आपका पहला हुआ था गांधीनगर गुजरात में किया गया था। कहां, गांधीनगर गुजरात, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका पहला आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। ऑपरेशन सागर बंधु चर्चा में रहा। ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार के द्वारा चक्रवात दितवाह, क्या है, चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद शुरू किया गया एक त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। यह भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इसका उद्देश्य है कि बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित श्रीलंकाई क्षेत्रों में तत्कालीन खोज, बचाव और आवश्यक राहत सामग्री इसका पहुंचाना है। और खासकर कहां पे, इंडियन ओशन के क्षेत्र में आया था, जिस कारण से भारत के भी जो साउथ इंडिया के जो पोर्शन है, जिसमें आपको तमिलनाडु के क्षेत्र आता है, उसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया ये का। तो यहाँ पे ये चक्रवात दितवाह कहाँ, इंडियन ओशन के क्षेत्र में आया है, जो श्रीलंका को नुकसान पहुंचाया है। तो इसके लिए एक HADR के तहत में मानवीय सहायता पहुंचाया किसने, भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर। क्लियर। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट की बात करें 2025, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो इसका आयोजन ओडिशा के पुरी में हुआ। कहां पे, ओडिशा के पुरी में। यह पहले संस्करण का मुख्य विषय रहा कि भारत को सशक्त बनाना है पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार के क्षेत्र में। समिट का उद्देश्य नीति निर्माता और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देना है, यानी कि क्लीन एनर्जी को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, ओडिशा के पुरी में इसका आयोजन किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग ग्लोबल लीडर्स आए और उसमें क्या करें, उस पर काम करें, ताकि क्लाइमेट चेंज को क्या हो, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पे, इस पे एक्शन पे काम किया जा सके। कोहार्ट कनेक्ट 2025 की बात करें, कोहार्ट कनेक्ट 2025 भारत का एक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जो सटीक चिकित्सा और पुरानी बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए देश के प्रमुख अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन को भी एकीकृत करता है। इसे विश्व मधुमेह दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा CSIR
IMMT भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया। तो जानते हैं कि इसमें कहा विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो 14 नवंबर को यह मनाया जाता है। और इसी दिन क्या तो आपको बाल दिवस भी मनाए जाते हैं 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। को-ऑप कुंभ 2025 की बात करें तो को-ऑप कुंभ 2025 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 10 से 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहां पे किया गया तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। सहकारिता मंत्रालय और NAFQB के द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सहकारी बैंकों यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रूपांतरण इसका मुख्य रूप से इसका करना इसका मुख्य मकसद था। कोऑपरेटिव कुंभ 2025 का आयोजन कहा नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल नवाचार और मजबूत नीतिगत प्रगति के माध्यम से भारत के शहरी सरकारी बैंकों को क्या करना है, रूपांतरण करना है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर 2025 तक कहां हुआ तो नई दिल्ली के भारत मंडप। कई बार पूछा है कि भारत मंडप कहां है तो नई दिल्ली में है। यहीं पे इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 44वां कहां हुआ तो ये नई दिल्ली में हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पे आधारित इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया और 18 लाख से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लेने का भी काम किया है। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम रहा। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस यानी कि एग्रोनॉमी, ये क्या है एग्रोनॉमी। ठीक है, तो छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस की स्थापना की बात करें 2025 में हुआ। इसका आयोजन भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नास और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एग्रीकल्चर साइंसेस टास्क के द्वारा संयुक्त रूप से 24 से 26 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उद्घाटित इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य विषय रहा स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन करना यानी कि एग्रोनॉमी का उपयोग आप ज्यादा कर सकते हैं, जिसमें खासकर क्या हो तो स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, फूड टेक्नोलॉजी में और भी सुधार हो सके, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर रूप में एग्रोनॉमी का रोल हो सकता है, उसके बारे में यह है जो इन्होंने इसका आयोजन किया। कहां पे तो नई दिल्ली में किया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की बात कर ले तो इसका आयोजन कहां हुआ तो 16 से 21 फरवरी 2026 तक। कहां पे तो नई दिल्ली के भारत मंडप में इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था। तो ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया को माना जाता है और इंडिया इसको लीड भी कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ में आयोजित अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था। यह 3 बुनियादी स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था, जिसका मतलब है कि जन, पृथ्वी और प्रगति यानी पीपल, अर्थ एंड प्रोग्रेस। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसकी थीम रही और थीम पे आधारित इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट भी माना गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया और AI के सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी उपयोग के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। और आपने ये भी देखा कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा AI का एक स्टैंडर्ड हो, AI का एक ड्राफ्ट हो, उसके लिए भी भारत ने नियम भी जो दिया है। साथ साथ आपने ये भी देखा कि AI समिट 2025 का AI समिट की बात करें, AI समिट अभी हाल ही में हुआ। AI समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो पेरिस में हुआ। ठीक है, 2026 इंडिया में हुआ, नई दिल्ली। 2027 का समिट कहाँ होगा तो तुर्की में, कहाँ पे जिनेवा में होगा। 2027 का कहाँ जिनेवा में इसका आयोजन किया जाएगा, जिनेवा में। और 2028 का आपको दुबई में किया जाएगा, दुबई में। ठीक है, दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30, इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 तक कहां हुआ तो ब्राजील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया, जो खासकर अमेजन के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसके मंत्री कौन है भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। इसका मुख्य परिणाम बेलम राजनीतिक पैकेज था, जिसमें विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण फंड को 3 गुना करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में संक्रमण को तेज करने पर सहमति बनी, यानी कि इस तरह से हम क्लीन एनर्जी को ज्यादा और भी बेहतर कर सके, इसके लिए है जो इसमें यहाँ पे सहमति बनी। और ये कहाँ पे हुआ ब्राजील के बेलम क्षेत्र में COP29 की बात करें, COP29 कहाँ हुआ तो कहाँ पे अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे बाकू में किया गया। COP30 की बात करें तो हमने देख लिया बेलम ब्राजील।
वेलम कहाँ पे, वेलम ब्राजील में किया गया, ठीक है, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में पहली बार यहाँ पे किया गया। COP31 की बात करें, COP31 कहाँ, तुर्की में इसका आयोजन किया जाएगा, तुर्की में इसका आयोजन किया गया। COP32 की बात करें तो इथियोपिया में किया जाएगा। वहीं भारत सरकार को COP33 के लिए मेजबानी करने का मौका मिला, लेकिन भारत ने इसको इनकार कर दिया और COP33 भारत अब नहीं करेगा। कौन करेगा, तो दक्षिण कोरिया को यह मिला है, दक्षिण कोरिया को मेजबानी मिला है भारत से लेकर, ठीक है, भारत ने इस पे वापस ले लिया। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो 16वें वित्त आयोग ने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो 1 अप्रैल 2026 लेकर 31 मार्च 2031 यानी 2026 से 2031 तक ये इसकी रिपोर्ट है, जो ये कार्यसीमा लागू रहेगी। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडे, श्री रविशंकर, डॉक्टर सौम्या कांति घोष और ऋत्विक पांडे क्या है, तो इसमें इसके सचिव आयोग के अन्य सदस्यों में भी शामिल है। तो जानते हैं इस तरह से आपको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है, अरविंद पनगड़िया अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 15वें कौन थे, तो नंद किशोर सिंह, एन के सिंह थे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, लिप्स 2025 की बात करें तो लिप्स 2025 भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के DPIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक प्रमुख पहल है। लिप्स का मतलब है लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में विमोचित इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और PM गतिशक्ति के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक दक्षता, पारदर्शिता और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। यानी कि इससे क्या हो, तो लॉजिस्टिक क्षेत्र यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से ज्यादा क्या हो, रेवेन्यू का लॉस ना हो, और इसके माध्यम से इसमें जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में आप सुधार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समय की बचत होगी, साथ साथ इसमें पैसे की भी बचत होगी, और आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों है जो क्या और भी बेहतर होगा। यानी कि एक्सपोर्ट को मुख्य रूप से इसको और भी बेहतर करना है, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहेगा लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, ताकि ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी बेहतर हो सके। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिए, और इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष भी घोषित किया गया। तो तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। तो इसी सम्मेलन में जानते हैं कि तिमोर लेस्ते की बात करें तो तिमोर लेस्ते ऐसे आसियान में टोटल 10 देश था, लेकिन अभी हाल ही में 11वां देश तिमोर लेस्ते को भी इसमें शामिल किया गया। तो अब आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या अभी 11 हो चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। हालांकि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इसमें एज ए पार्टनर कंट्री के रूप में एज ए विजिट करते रहता है, ठीक है। सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता की बात करें तो सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक कहां पे इसका आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के साथ मिलकर आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और कार्यात्मक वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आपको सातवीं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता यानी इंडियन पैसिफिक ओशन रीजन डायलॉग की बात करें तो इसका आयोजन कहा, नई दिल्ली में इसका किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल क्या किया है, तो अभी तक जितने सारे जो फैक्ट्स रहे, खासकर PIB ऑल आउट यानी एक साल के महत्वपूर्ण वैसे फैक्ट रहे जिसको न्यूज में रहे, PIB में बार बार देखने को मिले, तो उसको हमने दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन यहाँ आपको एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। खासकर अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं BPSC का, उसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इसके लिए आप जो रिविजन लास्ट में एक बार कर लीजिएगा जाने से पहले। साथ साथ आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए हमने फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। और साथ में आपको बताते चले कि यदि आप बिहार SSC की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको एडुटेरिया के द्वारा MCQ बैच, कर्मचारी बैच लाया गया है, जिसमें आपको PT और मेंस की तैयारी कराई जाएगी, सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपको और जीत बैच जो थ्योरी बैच है पहले से चल रही है, और इसमें और भी कुछ क्लासेस बाकी है और चल रही है, ठीक है। और भी बता दें कि यदि आप दोनों से जुड़ना चाहते हैं, जीत बैच और कर्मचारी बैच, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसको तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एडुटेरिया का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप है जो आगे तैयारी को बेहतर रूप से कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इस क्लास का PDF आपको कहाँ मिलेगा, एडुटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और ये बुक के बारे में आपको बता ही दिया कि ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स मैगजीन जो लाया गया है मार्केट में, ठीक है, ये बुक है जो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ से आप जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। और साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स भी आपको मार्केट में आ चुका है, उसका भी फटाफट 100 हमने कंप्लीट किया, जिसको व्यू लगभग 25,000 प्लस लोग ने देखा है, प्यार दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो आप इसको रिस्पेक्टफुली प्लीज आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं, किसी से भी गलती होता है, ह्यूमन एरर होता है, ठीक है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पे तंज कसना अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर टाइम एंड अटेंशन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा या नहीं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।